अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं ज़िशान रज़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है और उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं, और उनमें से एक एग्जांपल जिसको हम मैस स्प्रिंग सिस्टम बोलते हैं उसको ज़रा डीपली स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम SHM भी लिखते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, SHM भी है। मैं आपको इस मोशन को पढ़ाने से पहले कुछ प्रीवियस कंसेप्ट को रिमाइंड करवाना चाहता हूँ जो हमने क्लास 9th में पढ़े हैं। आप लोगों ने दो कंसेप्ट पढ़े होंगे, एक होता है रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। सभी स्टूडेंट्स इनसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे कि रेस्ट हम उसको बोलते हैं कि जब बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से जगह चेंज ना करे वो रेस्ट में होती है। मतलब अब फिल वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूँ और या आप अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी खड़े हैं, अगर आपके इर्द गिर्द के लिहाज से आप जगह चेंज नहीं कर रहे तो आप रेस्ट में हैं। और अगर आप अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग आप जगह चेंज किए जा रहे हैं तो आप डेफिनेट बात है मोशन में हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड हमने मोशन की आगे मज़ीद टाइप्स पढ़ी थी जो तीन मेजर थी। फर्स्ट वन इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड इज वाइब्रेटरी मोशन, एंड थर्ड वन इज रोटेटरी मोशन। ये तीन मोशंस आपने पढ़ी थी। इनमें से ट्रांसलेटरी मोशन जो थी उसकी भी मज़ीद आगे तीन टाइप्स थी कि अगर बॉडी लीनियर मूव कर रही हो या सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हो, सर्कुलर पाथ, या रैंडम मोशन कर रही हो, तो हम इन तीनों कंडीशंस में बोलते हैं कि बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। वाइब्रेटरी मोशन में कुछ ऐसा नहीं होता। वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी क्या करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, या हम इसको बोल सकते हैं बैक एंड फोर्थ। मतलब अगर कोई बॉडी आगे पीछे या ऊपर नीचे अपनी एक फिक्स पोजीशन के ऊपर नीचे या आगे पीछे मोशन को प्ले करती है तो हम बोलते हैं कि वो वाइब्रेटरी मोशन है। और रोटेटरी मोशन के अंदर क्या करती है, बॉडी अपनी मोशन प्ले करती है लेकिन अबाउट फिक्स एक्सिस, या आप बोल सकते हैं अबाउट ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द घूमने के को हम बोलते हैं कि ये बॉडी रोटेटरी मोशन प्ले कर रही है। जिस तरह छत का जो लगा है पंखा छत पर, वो कर सकते हैं, उसकी मोशन भी हमारे पास रोटेटरी मोशन है। और यहाँ आपने कभी लाटू देखा हो तो लाटू की एग्जांपल भी जो है वो रोटेटरी मोशन में फिट बैठती है। तो इन सभी मोशंस को हमने पढ़ा हुआ है। इसमें जो आज के टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की ही एग्जांपल जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली हम वाइब्रेटरी मोशन को एक सेकंड नेम भी देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो है, यहाँ लफ्ज़ ऑसिलेट करना, ये भी वाइब्रेटरी मोशन के ही दूसरे नाम हैं। ऑसिलेटरी मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन ही कहलाती है। और अगर बॉडी अपनी मीन पोजीशन या मीन पॉइंट के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन प्ले करती है, उस मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि ये मोशन वक्त के ख़ास वक्फे के बाद अपने आप को रिपीट करती है, रिपीट इट सेल्फ, तो इसलिए हम इसको पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। जिस तरह एक स्विंग होती है झूला, तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे लाकर छोड़ देते हैं, वो क्या करती है अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन प्ले करती है और ख़ास वक्फे के बाद उसको रिपीट भी करती है, तो हम बोलते हैं कि ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन प्ले कर रही है या पीरियोडिक मोशन प्ले कर रही है। हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर मीन पॉइंट क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, सिंपल, मतलब ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन हम इस टॉपिक, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके जी, ये था इसका प्रीवियस कंसेप्ट।
अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम जो बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं वो हमारे पास है मैस स्प्रिंग सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हमारे पास एक मैस होगा, एक स्प्रिंग होगा, जिस स्प्रिंग के साथ ये मैस अटैच होगा, हम उसको बोलते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम। और जिस सरफेस पे रखा जाएगा वो सरफेस भी इसी सिस्टम का ही हिस्सा होगी। पहली बात नोट कीजिएगा कि जो हमने सरफेस लेनी है या ये जो सिस्टम लेना है मैस स्प्रिंग सिस्टम, ये टोटली क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, ताकि हमारी किसी किस्म की कोई भी एनर्जी ज़ाया ना हो सके। तो ये देखते हैं इसकी डायग्राम। डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक रिजिड बॉडी लेते हैं, ठीक है। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या ली, रिजिड बॉडी ली है। अब रिजिड बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जिसके अंदर लचक ना हो, वो रिजिड बॉडी कहलाती है। हर रिजिड सॉलिड ज़रूर होती है, लेकिन हर सॉलिड रिजिड नहीं हो सकती। लाइक अ रबर क्या है, अब सॉलिड ज़रूर है लेकिन वो रिजिड बॉडी नहीं है, उसमें लचक है। आप सिंपल वर्डिंग में यूँ समझ लें कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसके ऊपर अगर आप कोई फोर्स प्ले करते हैं तो वो फोर्स एग्जर्ट होने के बाद अपनी बॉडी वॉल्यूम, शक्ल या साइज़ चेंज ना करे, हम उसको बोलते हैं वो रिजिड बॉडी है। अगर और वॉल्यूम, शेप या साइज़ में से कोई एक चीज़ भी अगर वो चेंज कर लेती है तो हम उसको रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते। ओके, इस रिजिड बॉडी के साथ मैं क्या करता हूँ, एक हुक बांधता हूँ और हुक के साथ एक स्प्रिंग बांधते हैं। उस स्प्रिंग के एंड पर हम एक ब्लॉक अटैच कर देते हैं जिसका मैस m होगा। अब इस पॉइंट पर जहाँ पर अभी ये रुका हुआ है, रेस्ट में है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एट रेस्ट। जब बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन पर होती है तो वो पोजीशन कहलाती है हमारी मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। मीन पोजीशन को हम दूसरे वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं कि वो बॉडी की वो पोजीशन जहाँ पर उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो हो, वो उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। जैसे स्विंग है ना, तो वो अपनी अभी मीन पॉइंट पर रुकी होती है। अब इसका वेट डाउनवर्ड होगा और टेंशन स्प्रिंग के अंदर अपवर्ड होगी, टोटल सम जो होगा वो ज़ीरो होगा, तो दैट विल बी एट इट्स मीन पोजीशन, जहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो होगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास मीन पोजीशन है और इस मीन पोजीशन के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है हमारे पास। तो अगली डायग्राम में मैं क्या करता हूँ, इस मैस को खींच के ले जाता हूँ इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट का नाम रखा है हमने ए पॉइंट। ए पॉइंट पर खींच के लेके जाऊँगा तो स्प्रिंग जो होगा वो डेफिनेट बात है एक्सपेंड होगा। तो एक्सपेंड जब होगा तो उस एक्सपेंशन के दौरान स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि ये पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर हुई तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इलास्टिक है हमारे पास बॉडी है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी। इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने के साथ साथ एक फोर्स भी स्टोर हुई है जिसको हम F बोलेंगे, और ये F क्या होगी, हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होगी। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्यों कहा जा रहा है इसको, कि जैसे ही हमने इस ब्लॉक को खींच के ए पॉइंट पे लाया है तो इस स्प्रिंग के अंदर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है और दूसरी रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स इस ब्लॉक को वापस अपनी मीन पॉइंट पर लाने की कोशिश करेगी, यानी कि इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। जैसे हम सेल को रिस्टोर कर लेते हैं, इसी तरह ये फोर्स इस बॉडी को रिस्टोर करके अपनी मीन पॉइंट पर लाने की कोशिश करेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स ए पॉइंट पर जब बॉडी होगी तो डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पॉइंट होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसको ए पॉइंट पर रहने देते हैं, अभी पकड़ के रखा हुआ है हमने। अब मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स नॉट। अब एक्स नॉट क्या है हमारे पास, ये एक्स नॉट एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम डिस्टेंस
मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पॉइंट टू एक्सट्रीम पॉइंट। हमने एक्सट्रीम पॉइंट तो डिस्कस ही नहीं किया। तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, वो पॉइंट हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट होगा। यहां पर अब ए पॉइंट क्या है हमारे पास? एक्सट्रीम पॉइंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? एक्सट्रीम पॉइंट। और एम्पलीट्यूड, अब जाहिर सी बात है मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा हम उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड की डिफाइन क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पॉइंट टू एक्सट्रीम पॉइंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसके साथ एक वर्ड ऑर्डर ऐड करेंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट के अंदर रहना है। अगर हम उसकी इलास्टिक लिमिट से बाहर चले गए तो स्प्रिंग परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा और एक वायर बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, इस ए पॉइंट पर ब्लॉक को लाने के बाद छोड़ देते हैं। जब छोड़ेंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इस ब्लॉक को वापस अपनी मीन पॉइंट पर लाने की कोशिश करेगी। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ये बॉडी इस मीन पॉइंट पर रुकेगी या नहीं रुकेगी, और अगर रुकेगी तो क्यों रुकेगी, अगर नहीं रुकेगी तो भी बताएं क्यों नहीं रुकेगी। तो हम इसको तब तक टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ये ब्लॉक एम है, जैसे हम इसको छोड़ेंगे ये रिस्टोरिंग फोर्स इस ब्लॉक को वापस मीन पॉइंट पर लाने की कोशिश करेगी। यहां पर ले तो जरूर आएगी लेकिन रोक नहीं पाएगी। वो क्यों नहीं रोक पाएगी? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो स्टोर हुई है स्प्रिंग में, लेकिन अब बॉडी मूविंग हालत में है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि जब इनर्शिया जो होता है वो बॉडी को उसकी करंट सिचुएशन पर कायम रखने का नाम है। अब बॉडी मोशन में होगी तो इनर्शिया क्या चाहेगा? ये बॉडी मूव करे, और बॉडी यहां पर आएगी जरूर बैक, लेकिन आने के बाद आगे गुजर जाएगी। जब आगे गुजर जाएगी तो स्प्रिंग क्या होगा? डेफिनेट बात है कंप्रेस हो जाएगा। जब कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग, तो इस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फिर से स्टोर होगी, और अब भी इसके अंदर क्या होगी? रिस्टोरिंग फोर्स भी होगी, लेकिन अब रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड राइट साइड होगी, अपनी मीन पॉइंट की तरफ। एक स्टूडेंट बात ये भी याद रखिएगा कि जितनी बॉडी ने इधर ट्रैवल किया था उतना ही बॉडी ने इधर भी ट्रैवल करना है, यानी कि यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? x0 ही कवर किया। दैट्स एंड दिस इज एन एम्पलीट्यूड। तो बॉडी क्या करेगी? ये रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी को वापस फिर धकेलेगी मीन पॉइंट की तरफ। तो ये वहां पर मूव करने शुरू करेगी, लेकिन यहां पर रुके बगैर फिर आगे निकल जाएगी। तो इसी तरह ये ब्लॉक आगे और पीछे टू एंड फ्रो क्या करना शुरू कर देगा? बैक एंड फोर्थ मोशन प्ले करता रहेगा। दैट्स एन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्ले हो जाएगी। अब हम करते हैं इसकी कैलकुलेशंस। हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं। यहां पर जो बॉडी डील की गई है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो था रिस्टोरिंग फोर्स F। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की। वो डिस्प्लेसमेंट कौन सा? जो बॉडी ने मीन पॉइंट से आगे कवर करना है। अच्छा, ये कवर तो कर लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये नेगेटिव साइन क्या करता है? नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन of restoring force which is always directed toward mean point। मतलब नेगेटिव साइन जो है यहां पर ये शो कर रहा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो हमेशा मीन पॉइंट की तरफ ही होगी। अब देखें, जैसे हमने यहां पे पढ़ा कि अगर बॉडी ए पॉइंट पर होगी तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन कहां पर होगी? मीन पॉइंट की तरफ। अब अगर बॉडी इस पॉइंट पर पहुंच गई जिसको हम ए प्राइम बोल लेते हैं, तो ए प्राइम पर बॉडी जब पहुंची है तब भी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? मीन पॉइंट की तरफ। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? नेगेटिव साइन। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके जो प्रोपोर्शनैलिटी में है इक्वेशन, जैसा कि F प्रोपोर्शनल टू -x, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी से हम इक्वलिटी में जब शिफ्ट होंगे तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करेंगे।
अब वो कांस्टेंट क्या यूज़ करेंगे वो भी देखते हैं कि जहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट के कहलाएगा। व्हाट इज एन के? के जो है इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज के? के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग जो आपने यहां पर यूज किया है ये स्प्रिंग कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है। क्लियर? तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये वाली हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन प्ले करते हुए बॉडी की रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अभी हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं रेज करने लगा हूं डायग्राम, तो देखिएगा अब हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की फाइनल इक्वेशन क्या आई है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर जो माइनस है साइन है वो शो कर रहा है कि बॉडी जो है उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पॉइंट है। K इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड X इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम क्या करते हैं? न्यूटन के सेकंड लॉ का सहारा लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? F इज इक्वल टू ma। अब इस सेकंड इक्वेशन F इज इक्वल टू ma है, इस F की जगह पे ma पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के। लेफ्ट साइड से m जब राइट पे शिफ्ट होगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो k ओवर m फैक्टर आया है आपके पास, दैट विल बी अ कांस्टेंट। k कांस्टेंट तो समझ में आता है, m कांस्टेंट कैसे हो गया? m कांस्टेंट ऐसे हुआ कि जो ब्लॉक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फिक्स किया था, अगर उसका मैस 1 kg है या 2 kg है या 0.5 kg है, वो होल प्रोसेस उसका मैस वही रहेगा। तो इनकी रेशो जो होगी वो हमारे पास एक खास डिजिट आएगा, वो डिजिट होल ऑसिलेशन कांस्टेंट ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि k हमारे पास 4 आ जाता है और m हमारे पास 2 होता है, तो k ओवर m इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो ये 2 होल प्रोसेस वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सो दैट्स व्हाई वी कैन से k ओवर m इज ए कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? a इज इक्वल टू माइनस इंटू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x। सो a प्रोपोर्शनल टू माइनस x। ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है कि जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, जाहिर सी बात है बॉडी मूव कर रही है टू एंड फ्रो, तो मूविंग के अकॉर्डिंग बॉडी वेलोसिटी भी हासिल कर रही है और इसी वेलोसिटी के चेंजिंग की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन अब क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन which is always directed toward mean point। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के। और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो भी हमेशा कहां पर होगा? टुवर्ड द मीन पॉइंट होगा। ओके जी, अब इससे रिलेटेड चंद और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना ज़रूर चाहूँगा, तो देखते रहिए। अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन की? a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैस m था, मीन पॉइंट, और जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो वो कुछ ऐसे एक्सपेंड हो गया a पॉइंट पर, और जब कंप्रेस होगा तो बॉडी यहाँ पर आएगी a प्राइम पॉइंट पर।
तो क्या किया जी हमने, हम देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी, लेकिन कहाँ पर होगी, एट एक्सट्रीम पॉइंट, यानी कि ए और ए प्राइम पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। देखिए जब ये बॉडी जो है मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये एक ख़ास पॉइंट पर पहुंचने के बाद रुकेगी, रुकने के बाद फिर नीचे आएगी। इसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी है, जब मैंने इस बॉडी को स्प्रिंग के साथ अटैच करके खींच के छोड़ा तो ये बॉडी क्या कर रहेगी, मीन पॉइंट पर गुजर कर जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाएगी स्लो डाउन होगी, एक्सट्रीम पर रुकेगी, रुकने के बाद फिर वापस आएगी। तो एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगी, मैक्सिमम एट मीन पॉइंट। जब बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट से वापस मीन की तरफ भागेगी तो मीन पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरह एनर्जीज के साथ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी एट मीन पॉइंट, और जो इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी एट मीन पॉइंट। इसी तरह उल्ट है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी एट एक्सट्रीम पॉइंट, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एट एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, वेज ऑफ फिज़िक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।